एक 14 साल की लड़की पर अकल्पनीय काम करने का आरोप है। अरे उसका नाम क्या है? कार्ली ग्रेग। कार्ली ग्रेग। क्या उसके पास अभी भी बंदूक है ऑनर? मैंने उससे ले ली थी, वो भाग गई। शेरिफ का दफ्तर। अरे क्या रे, जरा बाहर आओ। अरे इधर आओ। अरे तुम्हारी बीवी कहाँ है दोस्त? तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कमरे में फर्श पे मरी है। किशोरी संदिग्ध पकड़े जाने पर अदालतें दया नहीं दिखाती। तो जूरी या तो आपको बरी कर देगी या आपको 2 उम्र कैद की सजा मिलेगी, या ये अदालत आपको 93 साल तक की सजा सुना सकती है। क्या आप इसे समझते हैं? ये आपका फैसला है और सिर्फ आपका ही फैसला है कि आप मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक होनहार छात्र कैसे बेरहम हत्या की जांच का केंद्र बनता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपने हमारे पास कौन सा हाथ देखा? आपने कौन सा हाथ देखा? मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में स्वागत है। ब्रैंडन, मिसिसिपी में हम 14 साल की कार्ली मैडिसन ग्रेग से मिलते हैं, जो हमारी सबसे कम उम्र की महिला अपराधी है। कार्ली ग्रेग का जन्म 23 अप्रैल 2009 को एशली और केविन ग्रेग के यहाँ हुआ। सामान्य उपनगरीय जीवन के बावजूद कार्ली ने गहरा नुकसान झेला है। 2012 में कार्ली बड़ी बहन बनती है। कार्ली की छोटी बहन नताली को जन्म के बाद ही एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार का पता चला। सितंबर 2013 में वो 18 महीने की उम्र में दुखद रूप से चल बसती है, जिससे परिवार और बिखर जाता है। कार्ली के माता पिता एशली और केविन का तलाक केविन की नशे और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुआ। कार्ली भी मानसिक स्वास्थ्य से जूझती है। उसे कम उम्र में बाइपोलर डिसऑर्डर होने का निदान होता है, जिसे थेरेपी और दवाओं से संभाला जा सकता है। जैसे जैसे कार्ली बड़ी होती है, वो स्कूल में इतनी अच्छी होती है कि बताया जाता है कि वो तीसरी कक्षा भी छोड़ देती है। लेकिन बाद में कार्ली का घरेलू जीवन बदल जाता है। 2020 में उसकी मां एशली ने हीथ स्माइली नाम के एक व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली। एशली ने उनका उपनाम अपना लिया और अब वो एशली स्माइली बन गई। कार्ली अपने जैविक पिता का उपनाम रखती है, लेकिन वो और उसके सौतेले पिता हीथ बहुत करीब हो जाते हैं और हीथ उसकी जिंदगी में पिता की भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे कार्ली किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उसकी मां और सौतेले पिता उसकी मानसिक सेहत का समर्थन करते रहते हैं। ये सिलसिला 19 मार्च 2024 तक चलता है। कार्ली ग्रेग 9वीं कक्षा में है और फ्लोवुड मिसिसिपी के रैंकिन हाई स्कूल में पढ़ती है, जहां उसकी मां गणित पढ़ाती हैं। 19 मार्च 2024 की सुबह कार्ली और एशली स्कूल के लिए निकलती हैं। साथ आना जाना उनकी दिनचर्या है। 14 साल की कार्ली का स्कूल में दोस्त से झगड़ा हो गया, क्योंकि वो अपना राज छुपाना चाहती थी, जो उसके माता पिता भी नहीं जानते। कार्ली की दोस्तों को शक होता है कि कुछ गंभीर है। चिंता में उसकी एक दोस्त उसकी मां एशली को गुमनाम ईमेल भेजती है। हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे कि उस दिन स्कूल से घर लौटते समय कार में क्या बात हुई थी, लेकिन यह सुरक्षा फुटेज उस तनाव की ओर इशारा करता है। घर में घुसते ही सुरक्षा कैमरा दिखाता है कि एशली तुरंत किचन के दाईं ओर कार्ली के कमरे की ओर जाती है, जिससे कार्ली घबरा जाती है। उसे किचन में इधर उधर टहलते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर वो परिवार के कुत्तों का ध्यान रखती है। इसके बाद वो दोनों फैमिली गोल्डन रिट्रीवर कुत्तों को बाहर छोड़ देती। वह उनके साथ लगभग 1 मिनट तक बाहर खड़ी रहती है, फिर वापस अंदर आ जाती है। घर की सुरक्षा फुटेज में दिखाया गया है कि कार्ली बाईं ओर अपने माता पिता के बेडरूम की तरफ जाती है। वो माता पिता के कमरे से उठाई चीज पीठ पीछे छुपा रही है। आगे जो होता है वो भी घर की सुरक्षा कैमरा में कैद हो जाता है और वो चौंकाने वाला है। वीडियो में परिवार के कुत्ते घबराए हैं और कमरे से सिर्फ कार्ली ग्रेग बाहर आती हैं। उस पल के बाद एशली निगरानी वीडियो में नहीं दिखती, लेकिन कार्ली 911 पर कॉल नहीं करती। इसके बजाय वह एक दोस्त को मैसेज करती है कि कोई आपातकालीन स्थिति हो गई है, और वह कुछ पल लेकर कुछ पंक्तियां गुनगुनाती भी है। वो दोस्त स्माइली के घर पहुंचता है। फिर कार्ली के सौतेले पिता हीथ आते हैं। कुछ मिनट बाद 911 पर कॉल होती है। सर आपातकाल कहाँ हुआ है? मैंने इसे आधे रास्ते तक मोड़ने में ज्यादा जोर लगा दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरी पत्नी मर चुकी है या किसी ने मुझ पर गोली चलाई।
आपकी बेटी ने आपको गोली मारने की कोशिश की? हाँ, वो मुझ पर गोली चला रही थी। वो कहाँ है? वो कितनी उम्र की है? 14 साल। 14 भाई, मेरे साथ फोन पे बने रहो। शांत हो जाओ। नाम क्या है? उसका नाम हीथ स्माइली है। अरे उसका नाम क्या है? कार्ली ग्रेग। कार्ली ग्रेग। क्या उसके पास अभी भी बंदूक है? मैंने उससे बंदूक ली, वो भाग गई। रैंकिन काउंटी के पुलिसकर्मी और आपातकालीन दल स्माइली के घर की ओर तेजी से बढ़ते हैं। हीथ स्माइली को दरवाजा खोलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं वे बुरी तरह बदहवास होते हैं। शेरिफ का दफ्तर। शेरिफ का दफ्तर। वो क्या है? बाहर आओ। अरे इधर आओ। अरे तुम्हारी बीवी कहाँ है दोस्त? तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो उस कमरे में फर्श पर मरी पड़ी है। पहला डिप्टी घर में जाता है। कार्ली और उसकी दोस्त नहीं मिलती, लेकिन उसे एशली स्माइली की लाश मिलती है। शेरिफ का दफ्तर। नमस्ते। मुझे माइकल यहाँ चाहिए। स्माइली के कंधे में गोली लगी है, लेकिन वो अपनी पत्नी एशली और सौतेली बेटी कार्ली को ढूंढने को ज्यादा चिंतित है। अरे तुम्हारी बेटी ने क्या पहना हुआ है? अरे कीथ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी बेटी ने क्या पहना हुआ है? अरे मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी बेटी ने क्या पहना हुआ है? वो जीन्स और ग्रे रंग की टी शर्ट में थी। उसके बाल छोटे और भूरे रंग के हैं। तो जीन्स, ग्रे टी शर्ट, छोटे बुरे बाल। वो पिछवाड़े भागी। मैंने उसे ढूंढा। वो कूदी, हिली और मुझे गोली मार दी। अरे सर! क्या उसके पास अभी भी बंदूक है? वो किचन काउंटर पर है। धन्यवाद। एक आखिरी राउंड, आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर खोल दिया है। मैं पीछे से गया। उसने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। अरे मुझे कुछ दस्ताने चाहिए। मुझे पता है क्या हुआ। वो कह रहा है कि वो मैग्नोलिया प्लेस की ओर भागी थी। क्या तुम्हें गोली लगी है? वो 102 साल के बुजुर्ग हैं। गोली उनकी शर्ट के पार हो गई। उसने मुझे ठीक वहीं पर मारा। मैग्नोलिया प्लेस ने उसे विशेष दृष्टि दी। वो फिर बिस्तर के सिरहाने चली गई। शायद उसने उधर देखा था। मैंने पीछे मुड़कर तालाब की तरफ देखा, ठीक वहीं। रुको, बस कहो, देखो, वो ठीक है। वो फर्श पर तौलिए के साथ लेटी है। वो कार्ली की तलाश तेज हो गई है। डिप्यूटीज को डर है कि उसके पास अब भी हथियार है। सुनो, सब जान दे, घर में कई दिशाओं से गोली चल सकती है। लेकिन जिस हथियार के इस्तेमाल की वो बात कर रहा है वो मेज पर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास और हथियार नहीं है। हमें नहीं पता कि वो जा चुकी है। आपकी पत्नी का नंबर क्या है? नाम? एशली स्माइली। ठीक है। क्या आपने उसे कॉल किया? क्या आपने उसे कॉल किया? उसकी पत्नी। मैंने उसका नंबर 2 बार मिलाया। अब मैं वहीं उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे एशली की उम्र कितनी है? आपकी पत्नी की उम्र कितनी है? 40। अरे मेरा मतलब, मेरे पास जानकारी है, लेकिन गोली कंधे को आर पार लगी है। फिलहाल यही वही है। क्या? वो बहुत तेज है। एशली स्माइली है। वो 40 साल की है। जिसे हम खोज रहे हैं वो कार्ली मैडिसन क्रेग है। वो 14 साल की है। ठीक है। उन्हें उससे कुछ दिक्कतें रही हैं, क्योंकि ये स्टेफ एलियट है। ठीक है।
लेकिन निश्चित रूप से हमें उससे और भी कुछ चाहिए। उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा था कि शायद हम वहां उसके साथ किसी को भेजेंगे। हीथ को अस्पताल ले जाया गया। उम्मीद है वो बच जाएगा। जांचकर्ताओं के पहुंचने पर ध्यान दो बातों पर है। एशली की हत्या स्थल की जांच कर सुराग ढूंढना जो कार्ली तक ले जाए। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो, आप समझ रहे हैं, उसने बस इतना बताया कि वो ले गई। वो जैक को हिला सकता है। हाँ, वह बार बार यही कहता रहा कि वह पीछे के दरवाजे से भाग गई, लेकिन पीछे का दरवाजा तो बंद था। उसके पास फोन था। अच्छा, सबसे आसान तरीका क्या है? शायद उसने जल्दी में दरवाजा बंद कर दिया ताकि तुम वापस ना आ सको। क्या उसने बताया था कि उसकी पत्नी का नाम एशली है? एशली, हाँ, उसका आदमी। अरे ग्रीन, एशली स्माइली। Ashley Smiley. माँ कहाँ है? मैं पीछे कमरे में हूँ। मैं समय देखता हूँ। हाँ, अरे टाइलर, जो बंदूक इस्तेमाल हुई थी वो वहीं किचन के काउंटर पर रखी है। नहीं। अरे वहाँ बहुत सारी बंदूक के केस और सामान पड़े हुए हैं। अलमारी बंदूकों से भरी है। हमें लगता है उसे अभी उन तक पहुंच हो सकती है। मैंने और डस्टिन ने घर चेक कर लिया। मैं हर अलमारी और बिस्तर के नीचे देख रहा हूँ। तुम जानते हो, जीप और मैं दोनों वही जगह छुपा रहे थे। लेकिन पापा, उन्होंने कहा वह पीछे के दरवाजे से भाग गई। लेकिन पापा कर सकते हैं, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो, घर के अंदर मैं परिवार से बहुत विनम्रता से बात करता हूँ। मैं बिस्तरों के नीचे देखना चाहता हूँ। मैं कपड़ों के पीछे अलमारियों में देखना चाहता हूँ। पहले ये देख ले कि वो घर में नहीं है, ताकि समय ना बर्बाद हो। आप नाबालिग नहीं हैं। काम अचानक शुरू हो गया। मैं और डस्टिन घर के अंदर गए और घर को अच्छे से देख लिया, लेकिन मेरा मतलब, क्या तुमने बिस्तरों के नीचे देखा? हम इतना आगे नहीं गए, बस कार्लाइल में देखा। 5 मिनट से भी कम समय बाद रेडियो पर कॉल आती है कि कार्ली हिरासत में है। हम हिरासत में बच्चियों के 2 यूनिट्स की टेस्ट करेंगे। जांच दल ने उसे घटनास्थल लाने का अनुरोध किया। कार्ली अपने घर से करीब आधा मील दूर पैदल मिली। ओली, अच्छा हुआ मैंने उसे हथकड़ी लगा दी है। मेरा मतलब है, मुझे बस 7 घंटे पे ही रहने दो। मैं यही करने और तुम्हारे सामने आने वाला हूँ। मैं हथकड़ियाँ तुम्हारे सामने की तरफ ले आऊंगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि हम तुम्हारे हाथों का स्वैब लेंगे, ठीक है? हाँ, वो बहुत ही जबरदस्त था। बहुत अच्छा था। मैंने कई सवाल पूछे, बस साफ है कि तुमने पिस्टल से फायर किया था, है ना? ठीक है। देखो, कृपया अपना हाथ ऊपर रखें। पहले मैं आपका दायां हाथ लूंगा। शायद मुझे लाइट नीचे करनी पड़ेगी। ये बारबरा पियर्स है। ये क्या है? तो ये गन शॉट रेसिड्यू है। तुमने किस हाथ से गोली चलाई थी? तुमने किस हाथ से गोली चलाई थी? मुझे वो लेना है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। हाथ को पलट दो, हाथ को उल्टा कर दो, उंगलियों के आसपास बाहरी हिस्से पर रगड़ो। तुम कहाँ चाहते हो? तुम कैसे? बच्चे कहाँ से चाहते हो? आप इसे मेरी गाड़ी में रख सकते हैं। चाबी और की फॉब ग्लव पॉकेट में है। ठीक है, इसे घुमा दो, इसे घुमा दो। सही है। मुझे नहीं पता बेबी, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। क्या तुम ठीक हो? आगे बढ़ो और इसे करो। वो किशोर दोस्त जो घर पे था और बाद में वहां से भाग गया, उस पर कभी भी अपराध में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया गया। कार्ली ग्रेग पर हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। उसे रीगन काउंटी किशोर बंदी गृह भेजा जाता है। उसे थोड़ी देर बाद काउंटी की वयस्क जेल भेजा जाता है, जहां उस पर प्रथम श्रेणी हत्या, हत्या के प्रयास और सबूतों से छेड़छाड़ का वयस्क के रूप में आरोप है। किशोरी को उम्र की वजह से मुकदमे तक एकांत कारावास में रखा गया है। उसे $1 मिलियन की जमानत पर जेल में रखा गया है। कार्ली का मामला दुनिया भर में चर्चा में है। कई लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? कार्ली की गिरफ्तारी के कई हफ्ते बाद 16 अप्रैल 2024 को रीगन काउंटी के जांचकर्ता जैकरी कॉटन को कार्ली की प्रारंभिक सुनवाई में गवाही देने बुलाया गया।
जांचकर्ता घर के सुरक्षा कैमरों की फुटेज की समीक्षा करते हैं और नई जानकारियां मिलती हैं। कार्ली आगे बढ़ती है, रसोई में लौटती है और हाथ अपनी पीठ के पीछे ले जाती है। वो गंदा सा सामान काउंटर पे रखा जाता है और फिर वो एशली द फोन लेकर उस पर टेक्स्ट करने लगती है। तुम लोग सिर्फ उन टेक्स्ट मैसेजेस के आधार पर मान लेते हो कि वो ही था। अगर कार्ली ने एशली बनकर उसके फोन से हाइद को मैसेज किया तो क्या वो अपने सौतेले पिता को घर बुला रही थी? वो असल में पूछ रहा है कि उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब हीथ कॉल करता है तब तक घर के अंदर वाला कैमरा हटा दिया गया होता है। अच्छा सवाल, वो कौन वापस ले गया होगा? कार्ली। हीथ अंदर आता है, तुम गोलियों की आवाज सुनते हो और फिर देखते हो कि कार्ली भाग जाती है। उसकी एक दोस्त। वो वहां कैसे पहुंची? उसके पिता उसे वहां ले गए थे। वो ऐसा क्यों कर रही है? कार्ली ने उसे वहां आने के लिए कहा था। हम जानते हैं कि ये किस मकसद के लिए है। उसने अपनी मृत माँ को अपनी दोस्त को दिखाया। वो यहाँ आई थी ये देखने के लिए कि क्या मैं। जांचकर्ता कॉटन। जब हीथ वापस घर पहुंचे तब तक अंदर का कैमरा हटा दिया गया था। आपने कैंपस में लगे कैमरों का जिक्र किया था। एक कैमरा गैराज में था जो गैराज डोर ओपनर से जुड़ा हुआ था, वही डिवाइस जो लाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा कैमरा बाद में निवास के फ्रिज में मिला था। क्या ऐसा लगा कि वो उन कैमरों के बारे में जानती थी? जी सर, क्योंकि उसने पूरे समय अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा रखे थे, जो हथियार छिपाने का एक तरीका है। अप्रैल 2024 की सुनवाई में कार्ली के वकील ने किशोर होने के कारण उसकी $1 मिलियन जमानत घटाने की मांग की। जज ने उसकी जमानत जैसी थी वैसे ही रखने का फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि ये किशोरी दूसरों के लिए विशेष खतरा है। वो कुछ और महीनों तक रीगन काउंटी एडल्ट डिटेंशन सेंटर में सलाखों के पीछे रहेगी। 27 अगस्त 2024 की सुनवाई में बचाव पक्ष ने जज को बताया कि वे मामला जूरी के सामने लाना चाहते हैं। तो या तो जूरी आपको बरी कर देगी या फिर आपको 2 उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा, या ये अदालत आपको 93 साल तक की सजा सुना सकती है। क्या आप इसे समझते हैं? जी मान्यवर। ये आपका फैसला है और सिर्फ आपका ही फैसला है कि आप मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी मान्यवर। कार्ली ने कभी भी अपने त्वरित मुकदमे के अधिकार को नहीं छोड़ा और क्योंकि उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है, वकीलों ने केस को जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाला। कार्ली ग्रेग का हत्या मुकदमा सितंबर 2024 में रीगन काउंटी की जूरी के सामने जाएगा, जो एशली स्माइली की हत्या और हीथ स्माइली की हत्या के प्रयास के 6 महीने बाद है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि कार्ली ग्रेग ने राज छुपाने के लिए मां की हत्या की और फिर सौतेले पिता को भी मारने के इरादे से बहला फुसलाकर घर बुलाया। महिलाओं और सज्जनों, आने वाले दिनों में आप इस मामले की गवाहियां सुनेंगे। आप सुनेंगे कि कार्ली ने एक गुप्त जीवन जिया था। आप ये भी सुनेंगे कि कार्ली का एक गुप्त प्रेमी था। आप सुनेंगे कि कार्ली के पास एक गुप्त आईपॉड और सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, जिनका वो फोन लिए जाने पर लोगों से बात करने में इस्तेमाल करती थी। आप सुनेंगे कि वह चुपचाप अपनी जांघ पर चाकू से कट लगा रही थी। उसके पास गुप्त बर्नर फोन थे, जिनके बारे में उसकी माँ और सौतेले पिता नहीं जानते थे और वो उनका इस्तेमाल करती थी। आप सुनेंगे कि उसके पास गुप्त गांजे वाले वेब पेन थे और वो चुपचाप उन वेब पेन का इस्तेमाल करती थी और कभी कभी स्कूल जाने से पहले नशे में रहती थी। महिलाओं और सज्जनों, पर हम यहाँ इसलिए नहीं हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि 19 मार्च 2024 को उसने जो किया था वही वजह है। आप सुनेंगे कि जब वे घर के अंदर पहुंचे तो वहाँ सिर्फ उनके 2 कुत्ते थे और एशली, स्माइली व कार्ली ग्रेग थी। तुरंत कार्ली जाकर कुत्तों को बाहर छोड़ती है। आप गवाही सुनेंगे कि उसके बाद एशली कार्ली के कमरे में जाती है। आप सुनेंगे कि जब एशली कार्ली के कमरे में है तब भी कार्ली बाहर ही है। किसी समय एशली को वे 4 डिब्बे मिलते हैं, जिन्हें कानून प्रवर्तन ने वेब पेन रखने वाले डिब्बे समझा था। गवाही में कहा जाएगा कि एशली डिब्बे कार्ली के कमरे से अपने कमरे में ले गई और फिर कार्ली के कमरे में कुछ खोजने लौटी। सबूत दिखाएंगे कि जैसे ही कार्ली घर के अंदर आई, वो सीधे अपने माता पिता के बेडरूम में जाती है, अपनी माँ के बिस्तर के उस तरफ जाती है और गद्दे के नीचे से एक 357 मैग्नम निकालती है। हमारा मानना है कि गवाही में बताया जाएगा कि उसने 357 मैग्नम को पीठ के पीछे छुपा लिया जब वो रसोई से गुजरी।
वो अपना सिर घुमाकर देखती है। हमारा मानना है कि गवाही से पता चलेगा कि वो रसोई के पास सिर घुमाकर देखती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसकी माँ अपने बेडरूम से बाहर नहीं आई हैं। हमारा मानना है कि सबूत यह दिखाएंगे कि उसने उस 357 मैग्नम को अपनी पीठ के पीछे लेकर अपने बेडरूम में गई और फिर अपनी माँ पर 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। हमारा मानना है गवाही उसी वक्त की होगी जब उसने माँ को गोली मार दी थी। फिर वो उस बंदूक को कैमरे से छुपा देती है, वापस किचन में जाती है, एक स्टूल पर बैठती है और बंदूक उसके पीछे होती है। अपनी माँ का मोबाइल उठाती है, उसमें अपनी माँ का पासकोड डालती है। हमारा मानना है कि गवाही में बताया जाएगा कि उसने सौतेले पिता को मैसेज किया, आप कब घर आएंगे जानू? गवाही में बताया जाएगा कि उसने उनके जवाब का इंतजार किया और उनका जवाब आया, मुझे थोड़ा और समय लगेगा। फिर उसने थम्स अप भेजा। बचाव पक्ष कभी भी इस बात से इनकार नहीं करता कि कार्ली इस अपराध की अपराधी है। इसके बजाय वे पागलपन की दलील के लिए आधार तैयार करते हैं। ये कोई किसने किया वाला मामला नहीं है। हमें पता है कि 19 मार्च को एशली स्माइली की मौत और हीथ स्माइली को चोट पहुंचाने के लिए किसने कार्रवाई की थी। हालांकि ये एक क्यों वाला मामला है। ये क्यों हुआ? ऐसी असाधारण बच्ची जिसका हिंसा का कोई इतिहास नहीं था, जिसे उसके दोस्त, उसके शिक्षक, उसके माता पिता प्यार करते थे, जिसका घर का माहौल अच्छा था, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी माँ को गोली क्यों मारी? उसने सौतेले पिता पर गोली क्यों चलाई? राज चाहता है कि आप माने। इन सवालों के जवाब अहम नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाबों के कारण हम यहाँ हैं और यही आपको करना है। हम मानते हैं कि सबूत दिखाएंगे कि 19 मार्च को 3 पीड़ित थे, एशली स्माइली, हाइथ स्माइली और कार्ली स्माइली एंड कार्ली ग्रेग, कि वे तीनों पीड़ित थीं। हालांकि 19 मार्च की घटनाएं दुखद थीं, 19 मार्च की घटनाएं जानबूझकर नहीं थी। सबूत और गवाही से ये साबित होगा कि कार्ली ग्रेग अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। कार्ली ग्रेग और उनकी माँ के बीच एक प्यार भरा और करीबी रिश्ता था। कार्ली ग्रेग की माँ उसे बेहद चाहती थी। असल में उनकी जिंदगी कार्ली के इर्द गिर्द ही थी, जैसे माता पिता की जिंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। कार्ली अपनी माँ को बहुत खुश करना चाहती थी। कार्ली एक असाधारण छात्रा थी। कार्ली ने 13 साल की उम्र में ACT में 30 अंक पाए थे। वह अपनी माँ और अपने सौतेले पिता की आंखों का तारा थी। मुकदमे में बचाव पक्ष कार्ली की उम्र को अनदेखा करना मुश्किल कर देता है। उसके कपड़े उसे स्कूली लड़की जैसा दिखाते हैं, लेकिन सबूत उनकी बनाई छवि पर सवाल उठाते हैं। रैंकिन काउंटी 911 डिस्पैचर केविन कॉलिंस अभियोजन के गवाह हैं। उन्होंने गवाही दी कि वो कार्ली के सौतेले पिता हीथ से उन्हें गोली लगने के बाद फोन पर थे। बचाव पक्ष की मेज पर कार्ली अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती जब जूरी के सामने 911 कॉल चलाई जाती है। गर्दन में गोली लगी। तो ग्रेग को बुलाओ, तुम अगले हो। हाँ सर। उसका नाम क्या है? कार्ली ग्रेग। क्या उसकी बोझ में अभी भी बंदूक थी? मैंने उससे बंदूक ले ली, वो भाग गई। आपने उससे बंदूक ले ली, वो भाग गई? जी सर। आपकी पत्नी का नाम? एशली स्माइली। एशली स्माइली। मुकदमे के दूसरे दिन जूरी एक 16 साल की लड़की की गवाही सुनती है, जिसे केवल BW के नाम से पहचाना गया है। जज के आदेश से BW की गवाही उसकी उम्र के कारण ऑडियो या वीडियो पर रिकॉर्ड नहीं की जाती, लेकिन हमारे पास जो ट्रायल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनके आधार पर हमें पता है कि उसने क्या साझा किया। इस समय तक 11वीं कक्षा में पढ़ रही किशोरी गवाह ने कथित तौर पर गवाही दी कि वो कार्ली को 9वीं कक्षा से जानती थी। उसने बताया कि 19 मार्च को कार्ली ने मदद के लिए उसे फोन किया। फोन पर कार्ली घबराई, कुछ छिपाती हुई और डरी हुई थी, लेकिन कारण नहीं बताया। BW शाम 5 बजे से पहले स्माइली के घर पहुंची। तब कार्ली ने पूछा कि क्या उसने कभी मृत शरीर देखा है।
बीडब्ल्यू ने कहा नहीं। तभी कार्ली ने बीडब्ल्यू को अपनी मां एशली स्माइली का शव दिखाया। गवाह ने बताया कि कार्ली ने माना उसने मां को 3 बार गोली मारी और सौतेले पिता हीथ के लिए 3 गोलियां तैयार रखी। हीथ कुछ देर बाद घर पहुंचे। कार्ली ने बीडब्ल्यू से पूछा कि क्या वो बाहर जाना चाहेंगी जब तक वो अपने सौतेले पिता से निपट ले। पीछे रहते हुए बीडब्ल्यू ने 3 गोलियों की आवाज सुनी। इसके बाद वो फिर से कार्ली से मिली, जिसने भागो कहा और बाढ़ कूद गई। बीडब्ल्यू की गवाही के बाद अभियोजन पक्ष ने मुख्य गवाह हीथ स्माइली को बुलाया। एशली कार्ली से कितनी प्यार करती थी? वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसने जो कुछ भी किया वह सब कुछ कार्ली के लिए और उसी को ध्यान में रखकर ही तय किया। 19 मार्च 2024 से पहले आपके और कार्ली के रिश्ते के बारे में बताएं। हम हमेशा अच्छे थे। हम बाहर जाते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, छोटे छोटे वीडियो गेम्स खेलते थे और उसे कराटे क्लास में ले जाते थे, जब तक कि वो उससे थोड़ा ऊब नहीं गई। उसने हर हफ्ते गिटार प्रैक्टिस शुरू की तो मैं उसे वहाँ लाता था। बाहर से कार्ली की जिंदगी आम किशोरी जैसी दिखती है। उन्होंने बताया कि कभी कभी स्कूल में कार्ली को परेशानी हुई थी। एक घटना में उन्हें याद है कि कार्ली कैंपस में चाकू लेकर आई थी। उसके स्कूल में चाकू लाने का क्या नतीजा हुआ? इस मामले में उनकी शून्य सहनशीलता की नीति थी और उन्होंने उसे वैकल्पिक स्कूल भेज दिया था, शायद क्रिसमस की छुट्टियों तक, फिर वापस बुला लिया। तो उस सजा के तौर पर वैकल्पिक स्कूल में समय बिताना पड़ा। हाँ। हीथ की गवाही का रुख अंततः 19 मार्च 2024 की देर दोपहर की ओर मुड़ जाता है। हमें बताइए कि आपको एशली के फोन से अगला कौन सा संदेश मिला था? उन्होंने कहा तुमने उसे लगभग बता दिया था। क्या ये कुछ ऐसा है जो एशली आमतौर पर आपसे कहती थी? आमतौर पर नहीं, लेकिन ये पूरी तरह असंभव भी नहीं होता। शायद उसने इसे अलग तरह से कहा, पर मैं निश्चित नहीं हूँ। वो मैसेज आपको कब भेजा गया था? इस पर 4:14 लिखा है। क्या आपको याद है कि आपने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कहा था कि आपको लगा था कि वो टेक्स्ट आपको एशली की बजाय कार्ली ने भेजा था? मैं उस समय उसी के बारे में सोच रहा था। हाँ। और फिर आपने उस संदेश का क्या जवाब दिया? कहा नहीं, मैं अभी थोड़ी देर और यहीं रहूंगा, मेरा मतलब है काम पर। और फिर आप इसे इसमें नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है शायद कार्ली या जिसने भी एशली का फोन पकड़ा था उसने आपको थम्स अप भेजा। वो सही लगता है। हाँ, वो इसमें नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो संदेश कार्ली ने भेजा था, एशली ने नहीं? मुझे नहीं पता, बस उसके शब्दों में कुछ था, मैं निश्चित नहीं कह सकता। हीथ ने गवाही दी कि घर पहुंचने पर उनके चेहरे पर बंदूक तानी थी। महिलाओं और सज्जनों को ठीक ठीक बताइए कि 19 मार्च 2024 को जब आप घर आए थे तो आपको क्या याद है? सब कुछ काफी सामान्य लग रहा था और मैं अंदर आया, और जब मैंने रसोई का दरवाजा खोला दरवाजा पूरी तरह खुला भी नहीं था, शायद 3 या 4 इंच ही खुला था। तभी मेरे चेहरे के सामने बंदूक चल गई और उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सब कुछ धुंधला सा हो गया। हीर, आपको क्या याद है कि आपने क्या देखा? बस बंदूक की चमक मेरे चेहरे पर दिखी और फिर 2 बार और चली, लेकिन पहली गोली के बाद मेरा हाथ बंदूक पर था और मैंने उससे बंदूक छीन ली। आपकी तरफ बंदूक किसने तानी थी? कार्ली? जब आपने दरवाजा खोला तब ट्रिगर किसने दबाया? पहली बार तो मुझे पता है कि वो कार्ली थी, उसके बाद मेरी भी हाथ बंदूक पर था और मुझे याद है कि मेरे अंगूठे पर खरोच भी आई थी और सब कुछ। हो सकता है कि तीसरी बार मेरा हाथ उस पर लग गया हो। क्या आपको याद है कि आपने कहा था कि आप इतनी सदमे में थी कि कार्ली पर गोली चलाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, मुझे तुरंत ही बहुत साफ दिख गया था कि कार्ली के साथ कुछ बहुत बहुत गड़बड़ थी। जिस तरह वो चिल्ला रही थी और दिख रही थी, वह बहुत तेजी से हरकत कर रही थी। हीथ स्माइली से उनकी सौतेली बेटी के वकील ने जिरह की। बचाव पक्ष का तर्क है कि शूटिंग के वक्त कार्ली कानूनी रूप से विक्षिप्त थी और वो अपने सवाल कार्ली की मानसिक स्थिति व उसके जैविक पिता केविन ग्रेग पर केंद्रित करता है।
क्या कार्ली ने आपको कभी अपने जैविक पिता केविन ग्रेग के ड्रग्स लेने के बारे में कुछ बताया था? मुझे जितने भी नशे याद आते हैं लगता है वो या तो उन्हें आजमा चुका है या नियमित तौर पर लेता है। और कार्ली ने आपको क्या बताया कि उसके जैविक पिता ने उसके सामने ड्रग्स लिए थे? वह लगातार उसके सामने ड्रग्स लेता था और उसके चेहरे पर धुआं उड़ाता था। पता चला कि उसने उसे बैठाया और जब वह 12 साल की थी तब उसे पूरी बियर पीने के लिए मजबूर किया। क्या आप कहेंगी कि कार्ली अपने पापा से डरती थी? उसे वहाँ जाना पसंद नहीं था और वहाँ से लौटने के बाद 1-2 दिन तक वह खुद जैसी नहीं रहती थी। क्या आप कहेंगी कि कार्ली की माँ अपने पति से डरती थी? हाँ, वे उसके बारे में बात करते तो लगता जैसे हिरन हेडलाइट्स में फंस गया हो। अगर वे उसकी बात कर रहे होते तो तुरंत चुप हो जाते और कभी कभी घबरा जाते। क्या आपको कोई अंदाजा है कि कार्ली आपको गोली क्यों मारना चाहती थी? नहीं। हम सब ने कार्ली को चिल्लाते हुए सुना था जब आप 19 मार्च को गराज से किचन में आए थे। जब आप अंदर आए तो कार्ली आपको कैसी लगी? जैसा कि मैंने कहा, वो बस मेरी पहली सोच यही थी कि वो बहुत डरी हुई थी, बुरी तरह से घबराई हुई थी। आज तक मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे पहचाना भी था। वहाँ कुछ गड़बड़ थी, मुझे नहीं पता, पर कुछ सही नहीं था। और जब आप घर में दाखिल हुई तो क्या कार्ली ने आपसे कुछ कहा? नहीं, बस उसकी चीख सुनाई दी। बचाव पक्ष अपना मामला पेश करते समय फोरेंसिक मनोचिकित्सक डॉक्टर एंड्रयू क्लार्क की गवाही पर निर्भर करता है। आपके मूल्यांकन के आधार पर क्या ऐसा कोई समय था जब कार्ली की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अधिक गंभीर होने लगी थी? हाँ। क्या आप हमें उसके बारे में बता सकती हैं? तो लगभग 9 साल की उम्र से शुरू करते हुए कार्ली ने बताया कि उसने उदास महसूस करना शुरू कर दिया था। उसे श्रवण मति भ्रम होने लगी थी, मतलब वह आवाज़ें सुन रही थी और ये जारी रहीं। साथ ही उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे दुनिया असली नहीं है। ये अनुभव भी जारी रहे। और फिर 9 से 11 साल की उम्र के बीच कहीं उसकी उदासी जारी रही और फिर उसने खुद को काटना शुरू कर दिया। मेरी समझ के अनुसार वो करीब 2 साल से खुद को काट रही थी। तो लगभग 12 साल की उम्र से वो नियमित रूप से अपनी जांघों पर हल्की फुल्की कट लगाती थी ताकि अपनी चिंता और परेशानी को संभाल सके। डॉक्टर क्लार्क उस हफ्ते कार्ली की अपराध से पहले लिखी डायरी के पन्ने पढ़ती हैं। 12 मार्च मंगलवार को वो लिखती है, मुझे लगता है पहले मुझे मनोविक्षिप्त दौड़ पड़ा था। पूरा मामला काफी बेवकूफ़ी भरा था। मैंने असल में अपने दिमाग में गूंज रही एक आवाज़ से बात की। खैर, मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन आज ही सुना। मेरे ख़ास दोस्त और मैं लगभग खून के प्यासे और भूखे होकर चिल्ला रहे थे। भगवान का शुक्र है डास्क शारीरिक टकराव नहीं हुआ और शायद ये संभव भी नहीं था। मैं पागल सा लग रहा हूँ। 12 मार्च तक की अवधि में कार्ली ने बताया कि उसका मनोभाव बिल्कुल भाव शून्य था। वो एक ज़ॉम्बी जैसी थी। वो अब भी काफ़ी उदास थी। वो अब भी खुद को काट रही थी। उसने ये भी बताया कि आवाज़ें और भी ख़राब होती जा रही थीं। वे और ज़्यादा तीव्र और स्पष्ट हो रही थीं और वो चिंता करने लगी थी कि वे उस पर हावी हो रही हैं। अब उसने मुझे बताया कि आवाज़ें उससे सिर्फ वही बातें कहती थीं जो कुछ हद तक श्रेष्ठता बोध वाली थीं, जैसे तुम उन लोगों से बेहतर हो। यही एक बात थी जो उसने मुझे बताई, जो वे कहते थे। तो उसका मूड खराब है। आवाज़ें और भी बुरी होती जा रही हैं। उसकी नींद लगातार खराब है और वो हफ्ते में 2-3 बार मारिवाना पी रही है। उसने ये भी बताया कि इस दौरान उसे काफ़ी चिंता भी रही। तो कार्ली ने आपको क्या बताया कि 19 मार्च जो मंगलवार था की घटना से पहले वाले रविवार को क्या हुआ था, अगर कुछ हुआ था?
कार्ली ने मुझे बताया कि उसे 12 मार्च को लेक्सा प्रो दवा दी गई थी और उसने पाया कि लगभग तुरंत ही बहुत जल्दी उसके मूड स्विंग्स और भी खराब हो गए थे। उसने कहा कि 19 मार्च से पहले हफ्ते में उसके मूड में ज़्यादा उतार चढ़ाव आने लगे थे, नीचे ज़्यादा गिरना और ऊपर ज़्यादा जाना। उसने मुझे बताया कि आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई थीं, वे और भी ज़्यादा तीव्र, ज़्यादा जोर देने वाली और उसके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही थीं। और फिर उसने मुझे बताया कि उस रविवार 17 मार्च को उसने उस सुबह मारिवाना पिया था। उसकी माँ और सौतेले पिता दुकान गए थे, वो घर में अकेली थी। उसने थोड़ा मारिवाना पिया और उसके बाद लगभग 20 मिनट तक उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसके विचार बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे, उसके विचार उलझे हुए थे। वह बहुत डर गई और ज़मीन पर गिर गई क्योंकि उसे अपने शरीर पर नियंत्रण का यकीन नहीं था। उसने कहा कि ये उसके लिए बहुत डरावना अनुभव था, पहले की तुलना में बिल्कुल अलग, और लगभग 20 मिनट बाद वो सामान्य हो गईं। कार्ली ग्रेग ने गवाही नहीं दी। 5 दिन की गवाही के बाद दोनों पक्षों ने जूरी के सामने अंतिम दलीलें दी। महिलाओं और सज्जनों, इसमें कोई शक नहीं है कि कार्ली मैडिसन ग्रेग ही है जिसने अपनी मां एशली स्माइली की हत्या की। कोई शक नहीं कि उसने पी स्माइली को मारने की कोशिश की जब बंदूक सिर पर तानी और गोली चलाई जो कंधे पर लगी। कोई शक नहीं कि वही है जिसने कैमरा फ्रिज में छुपाया, यानी सबूतों से छेड़छाड़ की। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वहां जाए और उसे तीनों मामलों में दोषी ठहराएं, क्योंकि घटना के समय वो पागल नहीं थी। उसे पता था कि वो क्या कर रही है और सही गलत का फर्क जानती थी। मैं आपसे इन कारणों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया कार्ली ग्रेग को पागलपन के कारण निर्दोष करार दें और आखिरकार कार्ली और उसके परिवार के लिए इस उथल पुथल का अंत करें। कोई भी इस मामले को नहीं समझेगा और किसी ने भी इस मामले को वैसे नहीं सुना है जैसे आपने सुना है। किसी और पर फैसला सुनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे अफसोस है कि यह जिम्मेदारी आप पर आई। लेकिन कृपया सोचिए कि इस मामले में इस बच्चे और उसके परिवार के लिए क्या दांव पर लगा है। निर्णय पर पहुंचने और अपना फैसला सुनाने से पहले उन दस्तावेजों को देखिए, गवाही पर विचार कीजिए, अपने दिल से पूछिए, आपने इस बच्चे के बारे में क्या जाना, उन लोगों की नजरों से जिन्होंने उसे अच्छे से जाना, और आप मुझे बताइए इरादा क्या था। जूरी विचार विमर्श के लिए भेजी जाती है। 2 घंटे से भी कम समय में वे फैसला लेकर लौट आते हैं। मिस ग्रेग, कृपया खड़ी हों और अपने वकीलों के साथ पोडियम पर आएं। फैसले सही प्रतीत होते हैं। जूरी का फैसला। पहला आरोप। हम जूरी अभियुक्त कार्ली मैडिसन ग्रेग को अभियोग पत्र में लगाए गए आरोप के अनुसार प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाते हैं। दूसरा आरोप। हम जूरी अभियुक्त कार्ली मैडिसन ग्रेग को अभियोग पत्र में लगाए गए आरोप के अनुसार हत्या के प्रयास का दोषी पाते हैं। तीसरा आरोप। हम जूरी कार्ली मैडिसन ग्रेग को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाते हैं, जैसा कि अभियोग पत्र में आरोप लगाया गया है। कृपया बैठ जाए मिस ग्रे। महिलाओं और सज्जनों, अदालत की परंपरा है जूरी से उनके फैसले की पुष्टि कराना। मुझे ये बार बार करना पड़ता है। मैं असभ्य नहीं हूँ। इसे जल्दी पूरा करने का आसान तरीका है कि मैं इशारा करूँ और आप जोर से जवाब दें। पहले आरोप के संबंध में हम जूरी सदस्य आरोपी कार्ली मैडिसन ग्रेग को अभियोग पत्र में लगाए गए प्रथम श्रेणी हत्या के आरोप में दोषी पाते हैं। पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। मैडम, क्या यही आपका फैसला है? माफ़ कीजिए, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? माफ़ कीजिए, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? आपको जोर से जवाब देना होगा मैडम। माफ़ कीजिए, पीछे दाईं ओर सर, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? माफ़ कीजिए, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? मैडम, क्या यही आपका फैसला है? ये फैसला उचित और सर्वसम्मत है। अब दूसरे आरोप पर आते हैं। हम जूरी प्रतिवादी कार्ली मैडिसन ग्रेग को अभियोग में लगाए गए आरोप के अनुसार हत्या के प्रयास का दोषी पाते हैं। पहली पंक्ति से शुरू करते हुए। मैडम, क्या यही आपका फैसला है? कार्ली ग्रेग सभी आरोपों में दोषी पाई गई हैं। 15 साल की ये लड़की अब उम्र कैद भुगतेगी। फैसले के 2 घंटे से भी कम समय बाद कार्ली सजा सुनवाई के लिए पेश हुई। कोई पीड़ितों पर पड़े प्रभाव संबंधी बयान नहीं था और कार्ली ने बोलने का विकल्प नहीं चुना। आपकी सजा इस प्रकार होगी। पहले आरोप के तहत जूरी ने आजीवन कारावास का फैसला तय नहीं किया है। यह अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दूसरे आरोप के तहत आपको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। तीसरे आरोप के तहत आपको 10 साल की सजा भुगतनी होगी। कार्ली के दोष सिद्धि और सजा के बाद कार्ली के बचाव पक्ष के वकीलों ने नए सबूतों का हवाला देते हुए नए मुकदमे की अपील की, जो मुकदमे के बाद सामने आई।
याचिका में कार्ली के जैविक पिता का मुकदमे के बाद दिया गया टीवी साक्षात्कार शामिल है। बचाव पक्ष का कहना है कि अगर ये सबूत पेश होता तो नतीजा बदल सकता था। स्थानीय स्टेशन WLBT को टीवी इंटरव्यू में केविन ग्रेग ने बताया कि उनकी बेटी को बचपन में आवाजें सुनाई देती थीं। याचिका में बचाव पक्ष ने लिखा, ये नई जानकारी डॉक्टर क्लार्क के अनिर्दिष्ट सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर के निदान का समर्थन करती है और नए मुकदमे में अलग परिणाम ला सकती है। इसलिए कार्ली एक नए मुकदमे की हकदार है। अपनी याचिका में बचाव पक्ष ने यह भी चिंता जताई कि क्या कार्ली इतनी परिपक्व थीं कि वो अपने खिलाफ लगे आरोपों को समझ सकें, प्ली डील के प्रस्तावों पर निर्णय ले सकें और अपनी खुद की रक्षा में भाग ले सकें। बचाव पक्ष की याचिका में ब्रिजेट टॉड ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि मिसिसिपी में जूरी के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, यानी कार्ली उन साथियों से कहीं छोटी थीं जिन्होंने उनके भाग्य का फैसला किया। 21 अक्टूबर 2024 को जज ड्यूई आर्थर ने रीगन काउंटी सर्किट कोर्ट में नए ट्रायल की याचिका खारिज की। इसके बाद कार्ली ग्रेग के वकीलों ने मिसिसिपी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फाइलिंग के बाद कार्ली ने वकील बदल लिए हैं। अब जेम्स मर्फी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में मिसिसिपी की सर्वोच्च अदालत ने कार्ली की अपील सुनने पर सहमति दी। रिकॉर्डिंग के समय मिसिसिपी सुप्रीम कोर्ट 27 मई 2026 को मौखिक दलीलें सुनने वाली है। कार्ली ग्रेग अभी भी सेंट्रल मिसिसिपी करेक्शनल फैसिलिटी के युवा अपराधी इकाई में सजा काट रही हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला अपराधी की कहानी के साथ।